हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में जीएस के 40 प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछे गए थे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आज की एनालिसिस को पूरा देख लेते हैं, जिसमें हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि आपके जो है कि प्रश्न टीआरई 3 के कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, यानी कि फ्रेंड्स कहाँ से बीपीएससी पूछता है। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप टीआरई 4 के लिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो 1 to 5 का एग्ज़ाम हो पीआरटी का, चाहे वो 6 to 8 का, चाहे वो 9 to 10 का, चाहे वो 11-12 का, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, प्रूफ के साथ हम लोग देखते हैं इसलिए ताकि फ्रेंड्स आपको भरोसा हो कि हाँ, प्रश्न यहीं से बनते हैं। और देखिए, यह एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या करना है, तो जो हम सोर्सेस बताएँगे, उनको आपको क्या कर लेना है, बुक को, कुछ बुक हैं उसमें आपको ले लेना है और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को जो है कि आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, आप एक सीट पक्की कर पाएँगे अगर आप इस एनालिसिस को पूरा देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो है कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से सब्जेक्ट वाइज़ कहाँ-कहाँ से प्रश्न बने थे, ठीक है? तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन-सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न आप देखिए किसी कॉमन जीके की बुक में देखेंगे तो फ्रेंड्स शायद यह आपको न मिले, लेकिन फ्रेंड्स आपके बीपीएससी जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रख के ही पेपर सेट किया जाता है या बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी, यहाँ पर देखिए एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरफ प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है और आप इस प्रश्न को देख सकते हैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के पेज नंबर 97 से यह प्रश्न बिल्कुल आपका मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न आपके कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं ये भी हम बताएँगे और फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे सोर्सेस आपको बताएँगे जिससे अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं हमारे बताए हुए सभी सोर्सेस को, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल टीआरई 4 में 40 में 40 आप ज़रूर ला पाएँगे। यहाँ पर देखिए 44 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन-सा है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पर है? तो यकृत। देखिए, अगर आप 12 के एनसीईआरटी के बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे, इस यह चित्र बनाकर यहाँ पर दिया गया है और फ्रेंड्स थोड़ा-सा अगर आप यहाँ पे अगर इसको ज़ूम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपके 12 के बायोलॉजी के एनसीईआरटी से यह प्रश्न बिल्कुल आपका पूछा गया है, ठीक है? और फ्रेंड्स इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मलेरिया हमारे शरीर के किस भाग को जो है कि प्रभावित करता है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके महेश कुमार बड़वाल सर के जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, उसमें यह दिया गया है, मलेरिया से कौन-सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स प्लीहा होता है, यह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि आपके जो 40 नंबर के जनरल स्टडीज़ के जो सारे प्रश्न हैं, 40 प्रश्न, वो आपके कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन-सा कोलॉइड नहीं है, ठीक है। तो यह बिलियन से प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप 9th के एनसीईआरटी में जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कोलॉइड के सामान्य उदाहरण, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप ज़ूम करेंगे, तो देखिए रक्त या धुआँ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रक्त या धुआँ, यहाँ पर देखिए कोहरा, बादल, ठीक है। तो यहाँ पर यह दे रखा है
और यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो देखेंगे यह आपका प्रश्न बिल्कुल आपके 9th के एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बारीक प्रश्न है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 120 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर अक्सिन का विसरण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको यह प्रश्न थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे, तब अक्सिन यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अक्सिन विसरित प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है, ठीक है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में अक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब अक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल आपके यह प्रश्न बिल्कुल आपका मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न देखिए हम सारे सोर्सेस को भी अभी थोड़े से नीचे बताएंगे, तभी तब तक आपको सारे प्रश्नों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो देखिए आपका राइट आंसर है समांतर क्रम में। अब यहाँ पर देखिए यह डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रेणी विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, इस स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं, आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैथ के प्रश्नों को, कि सर जो बीपीएससी पूछता है जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न, उसमें हम लोग मैथ की तैयारी कैसे करें, जो कि मैथ के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैथ के लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें पूरा मैथ पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम कितना बताएंगे आप उतना ही पढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और यहाँ पे देखिए 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए यह प्रश्न आपके 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम मैथ के लिए क्या पढ़ना है हम आपको नीचे बताएंगे। सबसे पहले देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। देखिए प्रीवियस ईयर से हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि आधे से लगभग ज़्यादा प्रश्न आपके टीआरई 3 में प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेम प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था 6 to 8 में, और यहाँ पर देखिए यह 2018 में यह प्रश्न बीपीएससी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में, जो मेन परीक्षा होती है बीपीएससी की, उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ आपको डाटा में चेंजेस मिलेगा। देखिए 12 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर है तो यहाँ पर 9 मीटर है, और यहाँ पे देखिए ऊंचा 10 मीटर तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई 8 मीटर। और देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए विकर्ण में क्या किया है, 12 का वर्ग, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको देख पाएंगे कि इस प्रश्न का अगर आप देखिए बीपीएससी के पुराने प्रश्नों को अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए विकर्ण बराबर क्या करना है, विकर्ण बराबर यहाँ पे देखिए कड़ी में कर लेना है, और यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग करना है तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग करना है तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग करना है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 64 और 36 100 होता है, और यह 100 यानी कि कड़ी में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो और भी मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए यह 57 नंबर का प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया है 6 to 8 में। यहाँ पर देखिए कितने वर्ष में 75
108% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह 2009 में बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और देखिए बिल्कुल हूबहू प्रश्न सिर्फ डाटा का चेंजेस है। अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आप मैथ के भी प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा-सा अगर आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखिए। अब देखिए हम दोबारा यहाँ पे इस प्रश्न को क्यों लाए हैं? देखिए, अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेते हैं, तो बीपीएससी जो-जो भी एग्ज़ाम लेती है, उनके सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएँगे और बढ़िया बात ये है कि आपके इसमें टीआरई 1 के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएँगे और टीआरई 2 के भी। ठीक है, देखिए अगर आप यह 2024 का एडिशन है, अगर आप 2025 का एडिशन लेते हैं तो आपको इसमें टीआरई 3 के भी सभी प्रश्न मिल जाएँगे, जो कि फ्रेंड्स टीआरई 4 में इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा-सा अगर नीचे आएँगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स 40 जनरल स्टडीज में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न मैथ से, 8 प्रश्न साइंस से और फ्रेंड्स 8 मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और फ्रेंड्स 8 ज्योग्राफी से और 8 करंट अफेयर्स के लिए। देखिए सभी सब्जेक्ट को हम बताएंगे, सभी सोर्सेज को कि कहाँ से पढ़ना है। यहाँ से अगर आप उन सभी सोर्सेज को अपनाते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप 40 में 40 जरूर ला पाएंगे। ठीक है, देखिए 40 में 40 नहीं तो आप 35 भी लाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर यह प्रश्न, यह देखिए आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो देखिए यह 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 65 पे जाएंगे तो देखिए जोन्स ने पाया, तो जोन्स के द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो यहाँ पर देखिए 8th की अगर एनसीईआरटी आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल यह प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स देखिए लूसेंट बुक का यह स्क्रीनशॉट है और फ्रेंड्स लूसेंट बुक का बताने का हमारा यही मतलब है कि फ्रेंड्स एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है 6 से 12 तक। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए लूसेंट का स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि लूसेंट एक ऐसी बुक है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले स्टूडेंट के पास यह बुक जरूर होती है। ठीक है, तो देखिए 52वां 1938 त्रिपुरा गुजरात अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 53वां यहाँ पे देखिए 1939 त्रिपुरी में हुआ था आंदोलन और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस ही, यानी कि 38 में भी और 39 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए कितना पेचीदा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बारीक प्रश्न है, तो इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लूसेंट के पेज नंबर 60 पे जाएंगे। देखिए मेरे पास लूसेंट पुरानी वाली है इसलिए 60 नंबर पेज पे है। अगर अपडेट होती रहती है तो आपके पास अगर जो लूसेंट है अगर पुरानी है तो 60 पे तो कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू है तो आप इसको पेज नंबर 61 पे या 62 पे या 63 पे आप 60 के बाद ही खोजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो जी यहाँ पर देखिए बटुकेश्वर दत्त आपका राइट आंसर है। देखिए 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 102 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 8th के एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 हम लगाना भूल गए हैं, आप इसको खोजेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न और लगभग आपके बिहार के एग्जाम में पूछा ही जाता है, बिहार दिवस डॉट डॉट मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 64 नंबर देखिए बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है और न जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्यों पूछा जाता है यहाँ पे देखिए बिहार दिवस, तो देखिए 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यह और देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में भी है। देखिए एनसीईआरटी में भी यहाँ पर बनाकर दिया गया है। बिल्कुल आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी में भी इनका उल्लेख है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो 1934 में हुआ था। और देखिए लूसेंट के पेज नंबर अगर आप 52 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखिए मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देखिए लूसेंट में हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसी बुक है लगभग सभी के पास होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए 8th की अगर एनसीईआरटी में देखेंगे आप तो साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है 1927 में। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स लूसेंट में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब है तो नाइन्थ की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 59 पर जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 4 अभी लगभग आपका अप्रैल या मई के लास्ट वीक तक आने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रूफ के साथ भी हम देखेंगे कि किस क्लास के और फ्रेंड्स किस क्लास के किस पेज नंबर से यह सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए टीआरई 4 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इससे आपको आज पता लगेगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फ्रेंड्स आपको यह देख के अंदाज़ा लगे कि बीपीएससी प्रश्न कहाँ से पूछता है, ठीक है। इसको अगर आप देख लेते हैं और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें कहाँ से और फ्रेंड्स कौन कौन से क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको क्या करना है कि 6 to 12 तक यानी कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं और फ्रेंड्स कोई आप एक कॉमन बुक रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए लूसेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। देखिए लूसेंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट एक ऐसी बुक है लगभग वो सभी स्टूडेंट के पास में होती है, ठीक है। हम बहुत सारी बुक बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए महेश कुमार बड़वाल सर की जो बुक है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स देखिए आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स क्या करिएगा कि 6 से 12 तक यानी 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती है, आप देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम इसको लास्ट में बता देंगे कि आप सभी क्लास के एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फ्रेंड्स लूसेंट बुक को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी हम खुद पढ़ते हैं और फ्रेंड्स अब सिर्फ आपके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पेज नंबर भी दिखाना पड़ता है और कहाँ से प्रश्न पूछा गया यह भी दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाओ और फ्रेंड्स क्या पढ़ना है यह आपको पता लग सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह आपको जियोग्राफी का 15 नंबर का यह प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह आपका एससीईआरटी है और यह आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आप सिर्फ दून लगा सकते हैं, लेकिन आयोग माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप यहाँ पर क्लास 9th की एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 20 पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ हैं जिसे दून या द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दून या द्वार।
तो फ्रेंड्स देखिए दून या द्वार, तो इसमें द्वार भी दिया है, इसीलिए बीपीएससी माना है ऑप्शन नंबर डी को। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बिहार के एससीईआरटी के बुक में दून या द्वार दोनों को दिया गया है, इसीलिए बीपीएससी केवल डी आंसर मानी है। ठीक है, तो प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। अगर आप एससीईआरटी पढ़ते हैं और फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का शार्ट नोट बना लेते हैं। देखिए हम एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी बुक को 6 से 12 तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपके सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के एससीईआरटी से और फ्रेंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जियोग्राफी का जो है कि यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यह आपकी बुक है और किस क्लास की बुक है। तो फ्रेंड्स देखिए 9th की एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर 22 पे जाएंगे और 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 43 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह थोड़ा छोटा छोटा है, जिसको आपको देखने में असुविधा होगी, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा में कटिंग करके लगाए हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1985 यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी से है और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप 1985 टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हैं। फ्रेंड्स अगर आप TRE 4 देंगे तो हमारी मानिएगा तो आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सिर्फ केवल एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, एससीईआरटी का कोई आप देख लीजिएगा, कोई 1-2 क्लास की पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके वहीं से मिलते हैं। ठीक है, देखिए एससीईआरटी पढ़ने का ये मतलब होता है कि एससीईआरटी में देखिए बिहार राज्य विशेष की भी कुछ जानकारियाँ दी रहती हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये होता है कि वो सभी राज्य को विशेष दर्जा देकर चलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार के प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने देखा कहाँ से था। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह देखिए यह आपके 9 to 10th में भी पूछा गया था और आपके 6 to 8 में भी पूछ लिया गया था। देखिए ज्योग्राफी का 13 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर और फ्रेंड्स 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा बगल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके बिल्कुल आपके बुक से ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे दूसरे प्रश्न को। देखिए बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में किस दिशा में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर देखिए से उत्तर
पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यहाँ पे बेतवा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर था। और बिल्कुल देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे यह आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी है और फ्रेंड्स ये इस प्रश्न को आप 9th के जाएंगे जब पेज नंबर 11 पे, तो फ्रेंड्स शायद आपको यह न मिले। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 11 पे तो यह मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है 9th की, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें यह आप 12 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, 13 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके एससीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एससीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के बिल्कुल बिहार से पूछे जाते हैं, बिहार ज्योग्राफी से, तो वो आपके एससीईआरटी में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7th की अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है, ठीक है। तो देखिए 100 से 150 है, जो कि ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो देखिए 100 से 200 दिया गया है, तो इसी के बीच में आता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 73 से यह प्रश्न आपको मिला था। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, बस हम लोग सिर्फ डायरेक्टली देखते जाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस क्लास के किस पेज से पूछा गया है, एनसीईआरटी से कि एससीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे अगर आप एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैसों क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी विभिन्न करके उर्वरी बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए 1700 इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में। और आप अगर एससीईआरटी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एससीईआरटी में क्या दिया गया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर, यानी कि एग्जैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1700 आप बिल्कुल टिक कर पाएंगे अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिखाने का हमारा यही मतलब है कि फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ प्रश्न बिल्कुल आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है आपके सभी प्रश्न को बुक से खोजना और फ्रेंड्स आपको बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर के अगर प्रश्न को अगर आप देखेंगे, देखिए 6 to 8 का है ज्योग्राफी का, जिसमें कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए काली नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह आप अगर 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 23 पे जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर यह 23 वाला है, जो कि इतना बड़ा है, जो कि आपको जूम करने पर भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इतने वाले भाग को कट करके यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं और फ्रेंड्स पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इनसे बहुत सारे प्रश्न आप देखिए, शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाल हिमनद में है, तो यह भी प्रश्न शायद आगे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखिए इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो इससे आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 89 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बैटरियों के निर्माण में इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि फोटोग्राफी और बैटरी उद्योग और माचिस उद्योग। तो यहाँ पे देखिए आयोग डी माना था, इसीलिए माना था क्योंकि बिहार अपने एससीईआरटी में यह दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। तो देखिए माचिस भी उद्योग आपके ऑप्शन में दिया है, बैटरियों के निर्माण में और फोटोग्राफी, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिहार के एससीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए फ्रेंड्स आयोग डी माना था। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए 10th की अगर आप बिहार की 10th की एससीईआरटी की बुक को पेज नंबर 66 पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण के 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के यहाँ पर देखिए कन्वेंशन 1971 तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 अंतर्गत बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1968 आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1968 अफ्रीकी कन्वेंशन, तो यह अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को टिक कर पाएंगे और 1 नंबर आपका जो है कि आसानी से मिल जाएगा 1968। तो देखिए आयोग सी माना था क्योंकि अपने एससीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। देखिए 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 to 8 का यह जियोग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, जियोग्राफी में देखिए जो सामान्य पेपर में 8 प्रश्न पूछे गए थे जियोग्राफी के, ये उनके प्रश्न हैं, और 40 प्रश्न जो जिनका जियोग्राफी सब्जेक्ट है यह उनका भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए किया जाता है। देखिए आप अगर 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह भारत की वर्तमान की जल की मांग सिंचाई। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही था। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी के जब आप जाएंगे ज्योग्राफी में तो पेज नंबर 43 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पर दिया गया है, जो कि सबसे पहले ही हम बता चुके थे आपको, पहला प्रश्न यही बताए थे। देखिए क्या आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे यह प्रश्न आपका दे रखा था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 119 पे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहाँ पर देखिए ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा। ठीक है,
और यही पूछा था ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। और यहाँ पे देखिए खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी आपका आंसर था। यह देखिए आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे यह प्रश्न बिल्कुल आपका दिया था, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न आयोग आपका यहीं से बनाता है, एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से, ठीक है। देखिए आयोग न कि आपका जो है कि अदर बुक से बनाता है। देखिए सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनते हैं, ताकि फ्रेंड्स सिलेबस में आपके वही सारे प्रश्न हैं, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह प्रश्न आपके न एनसीईआरटी से मिला है, ठीक है, न ही फ्रेंड्स यह आपके एससीईआरटी में मिला है, ठीक है। तो यह प्रश्न आप देखिए, अगर आप कोई भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ में आपको क्या पढ़ना है, कोई एक कॉमन बुक देखिए। लूसेंट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट लगभग सभी के पास होती है, ठीक है। तो लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट में यह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। देखिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पे यह प्रश्न दिया गया है, एक रोचक तथ्य, ठीक है। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य से हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे 6 से 12 तक, तो देखिए उसमें 10 जरूर पढ़े रहेंगे। तो देखिए 10 के एनसीईआरटी में बिल्कुल तमिलनाडु पढ़े रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम में सोचेंगे नहीं, तमिलनाडु को टिक करेंगे और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका जल्दी इतना होने वाला नहीं है। देखिए अप्रैल या मई में जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आएगा कन्फर्म। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर देखिए सदियाँ और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात की जा रही है कि लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 90 पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए सदियाँ व धुबरी के मध्य 891, यहाँ पर देखिए 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है, 891। तो देखिए 891 अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो तुरंत आप ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सदियाँ व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, ठीक है। तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे बेनूर जहाँ अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है, यानी कि बेनूर कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 28 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वेनूर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वेनूर है, ठीक है, वेनूर कर्नाटक में है, ठीक है। तो तुरंत आप कर्नाटक टिक करेंगे और 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, जो कि टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया था 6 to 8 के जियोग्राफी में, जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। देखिए कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, यानी कि कुमाऊँ हिमालय जो है कि किसके मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर 2 नंबर आप देख रहे होंगे, हिमालय कुमाऊँ हिमालय जो कि सतलुज एवं काली नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सतलुज और काली नदी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आयोग भी यही माना था। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बार बार हम बता रहे हैं, अगर आप टीआरई 4 में सफलता लेना चाहते हैं तो हमारी बात मानिएगा, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़िएगा
और लूसेंट को कम से कम 10 या 20 बार पढ़िएगा, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप बस क्या करिए कि किसी की बात मत मानिए। 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी ले लीजिए और लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट ले लीजिए और एक देखिए स्पीडी का जो है कि करंट अफेयर्स ले लीजिए, ठीक है। बस आप इतना पढ़िए। और फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग मैथ के लिए हम आपको बता चुके हैं। रीजनिंग मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैथ के लिए आपको क्या करना है कि बस आपको बीपीएससी जो कि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है सिविल सेवा वाला, बस आप 69वीं तक उसमें मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। उससे बाहर आपके नहीं जाएंगे, सिर्फ अंकों का हेरफेर देखा गया है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आप बीपीएससी के पूर्वावलोकन से कर लीजिएगा और 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सभी सब्जेक्ट वाइज। और फ्रेंड्स देखिए, बस आप स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लीजिए। बस आपको इतना करना है। देखिए, आप TRE 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, ज्योग्राफी का 5 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेघालय जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको भी अगर आप प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 34 पे जाएंगे तो देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेघालय, ठीक है। तो मेघालय बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई, और यहाँ पे देखिए मेघालय में नदियों व झरनों के मध्य के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। अगर आप पढ़े रहेंगे 10th की एनसीईआरटी तो यह आपको प्रश्न मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे नीचे तो देखिए बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, यह बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए, जियोग्राफी का 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से पता चलता है कि फ्रेंड्स आयोग आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाता है और एससीईआरटी से ही, ठीक है। तो देखिए, भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। यह प्रश्न हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी कॉमन बुक जनरल नॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिया गया है। देखिए, 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम तट से कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए, 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वो कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की अगर एनसीईआरटी को खोलेंगे पेज नंबर 43 को, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए, 17 नंबर का प्रश्न, किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 खोलेंगे तो यह आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स देखिए, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, ठीक है। तो देखिए, कहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाबू बुदन पहाड़ियों से हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर कहाँ से शुरू किया गया था, तो बाबू बुदेन की पहाड़ियों से, ठीक है। तो बिल्कुल आप आंसर बी को ट्रिक करते और फ्रेंड्स आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाता अगर फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी पढ़े रहते, ठीक है। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न को देखेंगे और फ्रेंड्स आपके किस क्लास के एनसीईआरटी या एससीईआरटी से प्रश्न पूछे गए हैं उनको प्रूफ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर 9th की अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 को खोलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तराई क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे द्वार चो क्षेत्र और
तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका आंसर तराई हो जाता और फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता अगर आप 9th की एनसीईआरटी पढ़े रहते। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके प्रश्न सारे प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो बिल्कुल अगर आप कोई सामान्य बुक पढ़े रहेंगे तो उससे यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जियोग्राफी का 19 नंबर का जो प्रश्न था, भारत में कितनी रेलवे जोन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है कि 17 रेलवे जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में कितनी रेलवे जोन है। ठीक है, तो देखिए 10th की अगर एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 87 खोलेंगे यानी कि 87, तो यह आपको प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 16 रेलवे जोन है। यहाँ पर देखिए 10th के एनसीईआरटी में बिल्कुल दे रखा है कि भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल खंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो राइट आंसर आपका 16 है और आपको पता होगा कि 17 था, तो बिल्कुल आप उपयुक्त में से कोई नहीं लगाते और फ्रेंड्स बिल्कुल आपका 1 नंबर गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। तो देखिए इसमें बड़ा ही कन्फ्यूजन है, लेकिन 10th की एनसीईआरटी में यहाँ पर देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पर और यहाँ पर देखिए 10th के एससीईआरटी के पेज नंबर 143 पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो देखिए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा भी है, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब भी है। इसलिए फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आपको आंसर क्या हो जाएगा कि सटीक पता रहेगा और आप बिल्कुल सही विकल्प को ट्रिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यह आपका प्रश्न 10th की जो है कि एनसीईआरटी से पेज नंबर 45 पे और 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 143 पे बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे लंबी। ठीक है, तो देखिए पीर पंजाल आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे यह दे रखा है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, देखिए फ्रेंड्स ये सब हम एनालिसिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स जो है कि आप TRE 4 का एग्ज़ाम अगर देंगे तो इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हमें TRE 4 के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एससीईआरटी पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लास्ट में वो भी बताएंगे कि TRE 4 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम लोग पहले प्रूफ के साथ देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए हैं। देखिए ज्योग्राफी का 22 नंबर का जो प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपके एससीईआरटी से दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए हम पेज नंबर लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, फिर भी यहाँ गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कहाँ पर दिया गया है। गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण
जिला है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल प्रमुख गन्ना उत्पादन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आप चंपारण लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है और आप पढ़े रहेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता रहेगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स बिल्कुल चंपारण नहीं होगा। देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है। ठीक है, तो देखिए 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे अगर देखेंगे तो देखिए महानदी द्रोणी। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए इसके अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर दे रखा है, झारखंड भी दे रखा है। तो देखिए महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है, तो यहाँ पर देखिए अफवाह के बारे में दिया है, छत्तीसगढ़ भी है ऑप्शन में है और झारखंड भी ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे अगर देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स हम प्रूफ इसलिए दिखाते हैं ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि हाँ प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। पेज नंबर बताने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि फ्रेंड्स आप अगर आपके पास होगी एनसीईआरटी की बुक तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर पेज नंबर 20 पे नहीं होगा तो देखिए अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी रखी हुई है। ठीक है, तो हम ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर से बताते हैं। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगी तो आप 21 पे देखेंगे या 22 पे देखेंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप कहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर 31 पे। देखिए 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल याद रखेंगे अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो गुल या कुल, तो देखिए दोनों आपके विकल्प में दिया गया था। तो देखिए गुल या यहाँ पे देखिए सिर्फ गुल दिया गया था ऑप्शन में, तो बिल्कुल गुल या कुल कहते हैं, दोनों नाम एक ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए ज्योग्राफी का 24 नंबर का प्रश्न, देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे यह उपलब्ध है। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो देखिए इसका उल्लेख 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपके विकल्प के अनुसार यह बिल्कुल ऑप्शन को क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यह प्रश्न हमें न एनसीईआरटी में मिला, न ही फ्रेंड्स एससीईआरटी में मिला, लेकिन किसी सामान्य बुक को जैसे आप लुसेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह आपका आंसर मिल जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में है। और यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल है। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 91 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जियोग्राफी का 28 नंबर का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। देखिए फ्रेंड्स टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो या टीआरई 3 का जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम था उसमें लगभग 4 एग्ज़ाम टीआरई के हो चुके हैं। उसमें फ्रेंड्स 2011 की जनगणना में सभी पोर्शन में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, चाहे वो 11-12 हो या तो फ्रेंड्स टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी में जनगणना 2011 से प्रश्न बिल्कुल पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम
यहाँ पर देखिए बता रहे हैं 8.6% है, ठीक है। लेकिन 8.6% आपके विकल्प में नहीं दिया गया है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 2011 की जनगणना आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एससीईआरटी में भी है, लेकिन फ्रेंड्स विस्तार से नहीं दिया गया है, वहाँ से क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए 2011 की जनगणना अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम देते हैं तो आप विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है, कहीं और से, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी का 29 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रश्न एग्जैक्ट उठा के आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 से यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। आप प्रूफ के साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अम्बाला आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। तो कटनी में उत्पादित देखिए भारत में बॉक्साइट, तो बॉक्साइट आपका राइट आंसर है। निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर बॉक्साइट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 को अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कब लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, कब रखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 31 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केरल के मलाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे, यहाँ पर देख सकते हैं पहले इनको लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट प्रश्न यहीं से बना है, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं और फ्रेंड्स अनुमान लगा सकते हैं कि यह लाइन बिल्कुल 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 से उठाया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1973। देखिए यह बिल्कुल आपके कोई भी सामान्य जीके के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप TRE 4 में ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न को। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी का 32 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 13 खोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 से लगभग आपके TRE 3 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हम प्रूफ के साथ अभी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। तो देखिए मलाबार आपका राइट आंसर है। यह आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न। देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पे देखिए 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 56 आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए एक तो यहाँ पर पूछा था कटनी, जो कि आपका आंसर था, ठीक है, और बॉक्साइट आंसर था। और इसी प्रश्न को देखिए घुमा के ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न पूछ लिया है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की है, आप इसको देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो है कि उड़ीसा आपके विकल्प में नहीं है, तो आप इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे रेल होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न को आप देखे होंगे तो आपका दिमाग हिल गया होगा कि ये कहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए फ्रेंड्स आप प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं 10th की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 53 खोलेंगे तो यह रेल होल खनन के बारे में यहाँ पर दिया गया है।
और यहाँ पर देखिए रेल होल खनन कहाँ पर किया जाता है, तो मेघालय में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मेघालय आपके विकल्प में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आप यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। तो देखिए टीआरई 4 के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा 6 to 8 तक और 6 to 12 तक। ठीक है, 6 to 12 तक पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, सभी में बिल्कुल आप सटीक काम करेगा और फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक सीट पक्की कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स फास्ट हम लोग देखेंगे। देखिए यह भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो देखिए 10th के अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 78 पे जाएंगे, अगर आपके पास न्यू है तो 79 पे जाएंगे, तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिलेगा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो देखिए पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, तो देखिए चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पे। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो कितने प्रतिशत थी, इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ के साथ देखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यह हमारा किसी भी एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 25.4 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना बिल्कुल आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे इस प्रश्न को, देखिए 37 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो देखिए सिंधु के सहायक नदियाँ पूछा जा रहा है। अगर आप 10th की, यहाँ पे देखिए 9th की अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे पेज नंबर 17 को, देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर हम इसलिए बता रहे हैं कि आप देख सकें और आपको बिलीव हो सके। ठीक है, देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, देखिए जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए जास्कर, नुब्रा, श्योक एवं हुंजा। ठीक है, तो देखिए तीनों ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा श्योक, हुंजा और नुब्रा। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह ज्योग्राफी का 37 नंबर का प्रश्न आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 से पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स मालवा का पठार का संबंध किससे है, 38 नंबर का प्रश्न। देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 11 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य उच्च भूमि, देखिए मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह देखिए हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बिल्कुल लाइन यहीं से बनाई गई है और बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, 6 to 8 का जो है कि जो टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी का 38 नंबर का प्रश्न 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 से यह प्रश्न बनाया गया था। अब हम लोग फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न को देखेंगे और देखिए हम लगभग सभी प्रश्नों का एनालिसिस करवा दिए हैं 6 to 8 का ज्योग्राफी का। देखिए अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंड्स हम सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस इसी तरह करते रहेंगे। और फ्रेंड्स आपको टीआरई 4 में बहुत ही हेल्प होगा कि प्रश्न हमें कहाँ से पूछता है और फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी का 39 नंबर का प्रश्न। देखिए संयुक्त वन संबंध के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भारत में, यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। तो उड़ीसा बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर का प्रश्न ज्योग्राफी का, देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे बिल्कुल यह उपलब्ध है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 40 नंबर का प्रश्न, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, यह अगर आप 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 54 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए, बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो लौह अयस्क, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। लौह अयस्क, मयूरभंज व केदुझर, ठीक है, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मयूरभंज, और मयूरभंज यहाँ पर है, और केदुझर, ठीक है, जिलों में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आप बना पाएंगे। और देखिए यह लाइन बिल्कुल यहीं से पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। अब आपको, तो आपका अगर मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो उसमें देखिए यह प्रश्न पूछा गया था, भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 10th की एनसीईआरटी देखेंगे, के 10th के एनसीईआरटी में जाएंगे ज्योग्राफी के, तो पेज नंबर अगर 10 को आप खोलेंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़र भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ठीक है। तो इसमें आपको चंबल बेसिन मिला होगा। और यहाँ भी अगर आप 10th की एनसीईआरटी को पेज नंबर 10 को खोलेंगे जियोग्राफी में, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर था। और फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपका कहाँ से था, तो 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 से था, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न को देखेंगे और फ्रेंड्स किस क्लास के किस पेज नंबर से पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए जियोग्राफी का यह 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, तो कैसे हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिला होगा, यहाँ पर देखिए दक्कन पठार, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए काली मृदा के बारे में यहाँ पर दिया गया है 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता अगर आप यहाँ पे क्या पढ़े रहते, एनसीईआरटी को पढ़े रहते, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप 9 to 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए उसमें विस्तृत जानकारी पूछता है, ठीक है। कॉमन प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ गहराई में भी जाकर पूछता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और एससीईआरटी आपके लिए भी ज़रूरी है। देखिए एससीईआरटी से भी प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए बता दें कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं TRE 4 का, या वो प्राइमरी हो, या वो 6 to 8 हो, या तो 9 to 10th हो, या 11-12 हो, या तो फ्रेंड्स TGT हो, PGT हो, आपके लिए देखिए एनसीईआरटी मस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी भी पढ़ना है, और आपको कोई एक कॉमन जनरल नॉलेज की बुक ले लेनी है, चाहे वो लुसेंट हो, चाहे वो स्पीडी हो, चाहे वो क्राउन हो, ठीक है। तो देखिए यह आपका भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 के अनुसार कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह देखिए, अगर आप 12 का अगर एनसीईआरटी पेज नंबर 28 पे जाएंगे और फ्रेंड्स देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 138 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देश में कुल गेहूं का उत्पादन 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक कर सकते हैं और आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही था और यह 10th के और 12 दोनों में था, ठीक है। पेज नंबर 28 पे और पेज नंबर 138 पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भारत में मैग्नीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 10th के एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर अगर आप 56 पे जाएंगे और 12 के एनसीईआरटी अगर पेज नंबर 57 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उड़ीसा को
ट्रिक कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही हैं और एससीईआरटी से हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी कॉमन, मान लीजिए कि आपके पास लुसेंट है उसमें भी मिल जाएंगे, स्पीडी है उसमें भी मिल जाएंगे, और फ्रेंड्स क्राउन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित, देखिए जियोग्राफी का 29 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा गैर परंपरागत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन, देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे अगर आप पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपके पास अगर एनसीईआरटी न्यू वाली है तो फ्रेंड्स देखिए उसमें आप 59 नंबर पेज पे खोलेंगे तो नहीं मिलेगा, या तो आप 60 खोल लीजिएगा या तो 61 खोल लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है जिससे हम आपके टीआरई 3rd में क्लास भी लिए थे, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा। देखिए अगर आप 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 59 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। और गैर परंपरागत में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सी को ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का 30 नंबर का प्रश्न है। देखिए अगर आप 12 का एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 59 खोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स हमारे आसपास थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि बगल में हमारे कुछ शादी का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें साउंड आएगी। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, बस आप प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, कौन प्रश्न किस चैप्टर से और फ्रेंड्स किस पेज से और किस क्लास के एनसीईआरटी से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का अगर 30 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे तो पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न आपको 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है गुजरात में प्रमुख तेल अकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागांव, कोसाम, लुनेज। ठीक है, तो आप लुनेज को यहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं। देखिए सभी यहाँ पर असम, यहाँ पर देखिए गुजरात के यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न में भी क्या पूछा गया है, कौन सा सही है, तो इसको यहाँ पे सही ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, और असम में देखिए डिगबोई दिया है, नाहर कटिया दिया है तथा मोरान दिया है, तो मोरान आपका नहीं दिया गया है और यही सही सुमेल है, ए गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, तो देखिए 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल सही कर पाएंगे। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी में अगर जो भी प्रश्न लिखा हो कि क्या आप जानते हैं और घेर के दिया हो तो देखिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के, वो प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो सुंदर वन कहा जाता है। इसको आप बिल्कुल ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 19 पर जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। देखिए अगर आप इस प्रश्न को अगर आप खोजना चाहते हैं तो अगर आप 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 20 पे यानी कि 20 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बदलती रहती है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। ठीक है, तो कोसी को आप बिल्कुल ट्रिक कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप एनसीईआरटी
पढ़े रहेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्नों का अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो टीआरई 4 में आप श्योर हो जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। ठीक है, देखिए यह प्रश्न हमें एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए प्रश्न को खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए यह वाला प्रश्न 57 नंबर का और 58 नंबर का प्रश्न, दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर देखेंगे तो देखिए वृक्षों की जड़ों को मृदा से कैसे पानी कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसको देखिए यह प्रश्न हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी में नहीं मिला है। इसको आप अपने ज्ञान से मार सकते हैं, क्योंकि आपने केशिकत्व का नियम पढ़ा होगा कि लालटेन में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के नियम से। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यह वृक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर यह जड़ें होती हैं और जड़ों के माध्यम से धीरे केशिका जाइलम आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आप इसको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं मिला है। और देखिए यह वाला प्रश्न, देखिए यह वाला भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं दिया गया है डायरेक्टली तरीके से। देखिए लूसेंट का अगर आप यहाँ पे देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, पेज नंबर अगर आप 72 खोलेंगे, देखिए आपके पास न्यू वाली लूसेंट है या पुरानी वाली, आप एक पेज इधर उधर करके ज्योग्राफी के पोर्शन वाले में अगर पेज नंबर आप 72 पे जाएंगे लूसेंट में, तो देखिए विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। देखिए प्रश्न बनाने का तरीका कैसा है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास का ध्रुव कितना होता है, या इसमें देखिए अधिक पूछ दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे लूसेंट के पेज नंबर देखिए 72 पे जाएंगे तो देखिए 72 पे यही दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए दोनों का व्यास का अंतर कितना है, 43 दिया गया है। ठीक है, इसको घटाने अगर आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका 42 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको 43 मान लिया गया है। देखिए लूसेंट में आपके दिया गया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे 43 मार सकते थे। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखिए लूसेंट तो पढ़ेंगे ही। लूसेंट अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी कॉमन जनरल बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं टीआरई 4 का, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, 11 12 हो, या तो फ्रेंड्स वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपको सबसे पहले एससीईआरटी की बुक रखनी है 6 से 12 तक। और फ्रेंड्स देखिए आपको एससीईआरटी की भी बुक रख लेनी है, ठीक है, और आपके पास एक कोई सामान्य अध्ययन की बुक होनी चाहिए। देखिए 43 इसमें दिया गया है, जो कि आपके लूसेंट बुक में दे रखा है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके यहाँ पर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यह अगर आप 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए 82.5, यहाँ पे देखिए 82 अंश 30 मिनट, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 82.5 अंश आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपका बिल्कुल 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 2 पे जाएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यौमोत्तर क्यों माना गया है। ठीक है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यह अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप ट्रिक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत की बात करेंगे तो भारत के हरित क्रांति के जनक क्या हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, यह प्रश्न आपको देखिए हरित क्रांति यहाँ पर एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो उसमें दिया गया है इसके बारे में, लेकिन डायरेक्ट तरीके से हमें MS स्वामीनाथन नहीं मिला। ठीक है, और कुरियन क्या है, तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, दुग्ध क्रांति, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, तो यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, यानी कि चिपको आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, तो यह था, लेकिन आपका प्रश्न क्या था,
भारत में हरित क्रांति का श्रेय किनको माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, अगर बात करेंगे यही प्रश्न घुमा के अगर आपके टीआरई 4 में पूछ दिया कि विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, यह प्रश्न देखिए अगर आप लूसेंट के पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान पेज नंबर 114 पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न देखिए आपके लूसेंट से ही फंसा था, जो कि आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया था। यहाँ पर देखिए, और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे अब हम लोग दूसरे प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली तरीके से पूछे गए थे एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 9 पे और 9th के एससीईआरटी पेज नंबर 19 पे यह प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए इनका विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे देखिए इनकी ऊंचाई भी दी गई है, इसे आप आंक सकते हैं और इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह K2 की अगर बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स K2 कहाँ पर है? तो ट्रांस के क्षेत्र में, जो कि पॉक भारत और पाकिस्तान का विवादित क्षेत्र है वहाँ पर है और यही आपका आंसर था। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ठीक है, तो यह आपका देखिए यह आपके 9th के एससीईआरटी पेज नंबर 14 पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसकी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, तो यह प्रश्न देखिए आपके 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 14 पर से पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपका देखिए पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? तो यह प्रश्न देखिए अगर आप जाएंगे कहाँ पर? तो 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक क्षेत्र 2.4% था। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6100 आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यह 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 से था और यह वाला प्रश्न आपके कहाँ पर था? तो 9th के एनसीईआरटी पेज नंबर 2 से था। ठीक है, यह प्रश्न देखिए और यहाँ पे देखिए विश्व के 7 बड़े देश। तो फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी रखे रहेंगे तो विस्तार से अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं से प्रश्न आपके टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या टीआरई 4 आएगा, उससे ही प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट की विशेषता की बात करेंगे तो वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, यह भी सही है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह भी सही है। और फ्रेंड्स यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह भी सही है। ठीक है, और आप देखेंगे यह 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 से ही पूछ लिया गया था। अगर आप थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम तो यहाँ पर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है, सी वाला इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी कि विलुप्त हो गया। ठीक है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी लहरों के, तो उनके कारण यह इंदिरा पॉइंट जो है कि समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो यह वर्तमान समय में दृष्टिगत नहीं है, यह आपको पता है, और यह दक्षिणतम बिंदु है, यह भी पता है। तो बिल्कुल आप एक से अधिक आंसर लगा सकते थे, आपको भले भी न पता हो। ठीक है, तो यह देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 से बिल्कुल यह प्रश्न आपको पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, देखिए फ्रेंड्स टीआरई 4 में हम पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपके लिए कवर करवाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे जियोग्राफी का 4 नंबर का प्रश्न। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेघालय में स्थित है, मेघालय में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 13 पे जाएंगे
तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेघालय के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए मेघालय बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ज्योग्राफी का यह 5 नंबर का जो प्रश्न था, तो यह आपके देखिए पूर्वरूपित घाटियों में होकर बहती है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या था? सतलज और सिंधु था। देखिए यह आपके एनसीईआरटी से ही प्रश्न था। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर ऊंचाई, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे, और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं जो कि गूगल से। तो देखिए नदी के क्या होते हैं? अनुवर्ती नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अनुवर्ती नदियाँ और पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, तो देखिए पूर्ववर्ती नदियों में देखिए यहाँ पर सतलुज नदी और सिंधु नदी का यहाँ पर दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ से आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपका TRE 4 में यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूर्ववर्ती पूछा है सतलज और सिंधु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। और यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती में क्या है? सतलज और सिंधु बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए ये प्रश्न आपके बुक से ही था, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कॉमन बुक में था, लेकिन यहाँ पर देखिए बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम, देखिए यह प्रश्न घटते क्रम में नहीं दे सकता है या बढ़ते क्रम में, यह अगर आप पढ़े रहेंगे तो बना पाएंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके डायरेक्टली तरीके से एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हाँ दिया है, लेकिन फ्रेंड्स सभी नदियों के तंत्र में अलग अलग करके दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह वाला भी प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रतिशत है? तो यह भी देखिए आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए निम्नलिखित में से किसे 1951 में प्रस्तावित किया गया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? ठीक है, तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से नहीं था और यह भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से नहीं था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित 2021? तो देखिए 2021 बहुत ही पुराना डाटा है, ये आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी में नहीं दिया था, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम हो 4 या 5 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो फ्रेंड्स सभी लोग लगभग उसको गलत ही कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो देखिए 2011 की जनसंख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो देखिए यह आपके प्रश्न बिल्कुल लूसेंट से फंसा था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार घटते क्रम में, तो देखिए लूसेंट से था यह, और यहाँ पर देखिए घटते क्रम में क्या दे रखा है? तो यहाँ पर देखिए बिहार बिल्कुल दे रखा है, और यहाँ पर क्या दिया है? केरल भी दिया है, और उत्तर प्रदेश भी दिया है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर था। ठीक है, तो देखिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ आप कोई एक कॉमन बुक रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लूसेंट हो चाहे वो क्राउन हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए 2011 से आपके कोई भी एग्जाम हो, प्राइमरी हो या तो 6 to 8 हो, या तो 9 to 10 हो, या तो 11-12 हो, देखिए 2011 की जनगणना से लगभग 3 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात प्रतिशत 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, देखिए यह लूसेंट से बिल्कुल आपका प्रश्न डायरेक्टली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, लिंगा अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया था। ठीक है, तो 943 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आपके लूसेंट से फंस गया था। और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किसकी चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो पहाड़ियों को आकर्षित करते हैं। विश्व सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848, नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित
स्थानीय लोग इस चोटी को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो देखिए यह नेपाल में सागर माथा के नाम से जानी जाती है। यही प्रश्न पूछा था। देखिए 9th के अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 97 को पढ़ेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप 9th के सीआरटी के पेज नंबर 103 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए चावल दिया है और चावल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बाजरा दिया है, बाजरा नहीं दिया है। देखिए गेहूँ भी दिया है, गेहूँ तो देखिए एक से अधिक आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 103 पर यह प्रश्न दिया गया है, और यह प्रश्न हमें न एनसीईआरटी में मिला, न ही एससीईआरटी में मिला, और फ्रेंड्स न ही हमें अन्य बुक में मिला था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए श्रीलंका अति संपन्न है। तो देखिए श्रीलंका किसमें अति संपन्न है? देखिए अगर आप 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 114 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए श्रीलंका के बारे में दिया है एससीईआरटी में। देखिए खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दिया था, यहाँ पर देखिए क्या दिया था, कृषि एवं खनिज दोनों में होता है। खनिज आधारित उद्योग पर लुप्त जफना, जब यहाँ पर चूना पत्थर, यहाँ पर देखिए सीमेंट, और यहाँ पर देखिए प्रमुख देखिए लौह अयस्क, यहाँ पर देखिए दे रखा है लौह अयस्क मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में अति संपन्न पूछा है, तो अभी तो यह पढ़े रहेंगे तो आप लौह अयस्क लगाएंगे। देखिए आयोग आंसर लौह अयस्क ही माना था। ठीक है, तो देखिए आयोग क्या माना था यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह भी आपके 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 114 से प्रश्न बना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे म्यांमार की राजधानी क्या है। ठीक है, तो देखिए म्यांमार की राजधानी आपको यहाँ पर नेव पिताव नेपिडा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न देखिए 2022 का पूछा था। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर क्या थी? तो देखिए यह आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्रश्न बाहर था। ठीक है, बिल्कुल उससे बाहर पूछा था। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जमुई दिया गया है। देखिए ये 9th का अगर आप एससीईआरटी का पेज नंबर 114 खोलेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, और जमुई यहाँ पर दे रखा है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सी कॉफ़ी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए कहवा उत्पादन के लिए यहाँ पर देखिए 10th के अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 43 यानी 43 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय काफ़ी आपकी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिक किस्म की काफ़ी, देखिए यह भी पूछ सकता है कि हमारे जो है कि देश में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है, तो अरेबिक किस्म की। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर बी था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को आप बना पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अब देखिए वीडियो को हम जो है कि फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। देखिए एनालिसिस होता है तो बहुत ही 20 या 25 मिनट या तो आधा घंटा, देखिए हम 2-2.5 घंटा का एनालिसिस नहीं करवाएंगे। बस सोर्सेज को बता देंगे कि आपको टीआरई 4 में कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है या कौन सी बुक पढ़ना है, इसको देख के आपको अंदाज़ा खुद लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए जियोग्राफी का 25 नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी में डायरेक्टली तरीके से नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे लुसेंट में तो देखिए लुसेंट में भारत की प्रमुख उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखिए नागार्जुन, देखिए 8 वाला अगर आप देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना देखिए कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप मार सकते हैं, यहाँ पर किस पर, तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन सागर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं। देखिए लुसेंट से ही प्रश्न यह फंसा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जवाहर भी दिया है, यहाँ पर देखिए जवाहर परियोजना भी दिया है, मयूराक्षी परियोजना भी दिया है, तो बिल्कुल इतने में से ही आपका यह प्रश्न
फंसा था, जो कि लुसेंट में दे रखा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश। तो देखिए 2023 का डाटा पूछ रहा है, तो आपके लुसेंट या एससीईआरटी और एससीईआरटी में नहीं मिलेगा यह प्रश्न। देखिए अगर आप शायद कोई करंट अफेयर्स देखें तो उसमें यह बता दिया जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह प्रश्न, देखिए निम्नलिखित देखिए ज्योग्राफी का 31 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही हैं। ठीक है, तो देखिए भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए तो यह बिल्कुल गलत है। बोगई गांव देखिए पेट्रोकेमिकल के लिए तो यह बिल्कुल सही है। और विशाखापट्टनम स्टील इस्पात के लिए यह भी सही है। तो एक से अधिक आपका आंसर है। देखिए 10th के अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पे जाएंगे और एससीईआरटी में पेज नंबर यहाँ पे जाएंगे कहाँ पर 79 पर, तो यह प्रश्न देखिए यहाँ पर विशाखापट्टनम दे रखा है और यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस्पात के लिए तो बिल्कुल आपको यह अगर पता रहेगा तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे अटल सुरंग कितनी लंबी है। ठीक है, तो देखिए अटल सेतु के बारे में आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है और इससे प्रश्न बना है, तो हमें चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 97 पे जाएंगे और 12 के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 77 पे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे अटल सुरंग के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल देखिए 9.2 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए 9.2 किलोमीटर यहाँ पर दे रखा है। देखिए इससे क्लियर होता है कि फ्रेंड्स आपके प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी का 33 नंबर का प्रश्न और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का 34 नंबर का प्रश्न ऐसा है कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली तरीके से एनसीईआरटी या एससीईआरटी में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप पढ़े भी रहेंगे तो आप यहाँ पे बना नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए घुमा के पूछता है, 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए सुंदरी वृक्ष के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए 9th के एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर अगर 49 पे जाएंगे, देखिए 9th के एनसीईआरटी वो भी जियोग्राफी की खोलेंगे क्योंकि हम लोग जियोग्राफी के प्रश्नों के एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 9th के एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 49 खोलेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए सुंदर वन डेल्टा कहाँ, वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के उनकी साक्षरता दरों घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखिए 2011 की जनगणना से आपके 9 to 10th में लगभग 3 या 4 प्रश्न बने थे, जो कि सारे प्रश्न अगर आप लुसेंट से पढ़े रहेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे छांट सकते हैं कि हमें 2011 की जनगणना लुसेंट से पढ़ लेना है या क्राउन से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है, आप कहीं से भी पढ़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है साक्षरता दर में। ठीक है, तो देखिए साक्षरता दर में देखिए साक्षरता दर में उनकी साक्षरता घटते क्रम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे घटते क्रम में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम में क्या कौन कौन दिया है, तो देखिए यहाँ पर केरल भी दिया है, तो इसमें भी केरल है, इसमें भी केरल है, इसमें भी केरल है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए गोवा दिया है, तो गोवा इसमें भी है, गोवा इसमें भी है। ठीक है, और इसमें भी गोवा दे रखा है, यानी कि फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सभी क्लास का एनालिसिस करवाना था, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो हो गई है। अगर फ्रेंड्स आप देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 80 प्रश्न सब्जेक्ट से होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और 40 प्रश्न आपके कहाँ से होंगे, ये जीके जीएस के पोर्शन से होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स और गणित होता है, विज्ञान, भूगोल और इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए TRE 3 में बहुत से ऐसे एक कैंडिडेट थे जो कि फ्रेंड्स अपने मेन सब्जेक्ट में जिसमें 80 में ये लगभग 70 मार्क्स यहाँ पे ला पाए थे, और फ्रेंड्स इस 40 में 15 से ज़्यादा नहीं ला पाए थे, इसलिए फ्रेंड्स उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये मुख्य रोल रखता है आपके 6 to 8 हो, या तो 9 to 10th हो, या 11-12 हो, या तो TGT हो, या तो PGT हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अगर
देखिए ये अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ज़रूर आप पीआरटी के भी यहाँ पर एक सीट पक्की कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पीआरटी के लिए इतना तो बहुत हो जाता है, ये तो पीआरटी के लिए सुनहरा यहाँ पर हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन पीआरटी का हम कल बताएंगे, लेकिन आज हमें 6 to 8, 9 to 10, 11, 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके 80 मार्क्स से कहाँ जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका मान लीजिए कि जियोग्राफी है। ठीक है, और या तो मेन सब्जेक्ट आपका साइंस है या तो कोई और मैथ है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नों का स्तर क्या होने वाला है, एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे और इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के संबंध में होगा। ठीक है, देखिए साफ साफ इसमें कहा गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से होंगे। ठीक है, और देखिए 40 मार्क्स में आपके करंट अफेयर्स, गणित, विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि इतिहास है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए हम इसको पढ़ के नहीं बताएंगे, आप इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इन टॉपिक से टीआरई 3 में आपके प्रश्न पूछे गए थे। देखिए ये इतिहास है। ठीक है, और जीएस के 40 मार्क्स इसी टॉपिक से पूछे गए थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये 6 to 8 का है, ये है आपका जो है कि टीजीटी का है, टीआरई 3 का, और ये पीजीटी के वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपके टीआरई 3 में बने थे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जियोग्राफी का है 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, 40 मार्क्स का। यहाँ पर अब आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैथ का है। ठीक है, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, इन चैप्टर से प्रश्न बने थे और फ्रेंड्स आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक और चैप्टर पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप ये करंट अफेयर्स के इन टॉपिक से प्रश्न आए थे जो कि फ्रेंड्स आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का बताए थे और देखिए आपको क्या करना है, देखिए हम नीचे भी बताएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में इतना देखने के बाद बहुत ही घूम रहा होगा कि जैसे क्या पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं या तो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं या तो 9 to 10 के या तो 11, 12, ठीक है, या तो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स देखिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 8, 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी आप मंगा लीजिए, जिसमें भूगोल का अलग से मंगवा लीजिए। ठीक है, भूगोल का मंगवा लीजिए और यहाँ पर इतिहास का भी मंगवा लीजिए। ठीक है, इतिहास का मंगवा लीजिए और यहाँ पर साइंस का भी मंगवा लीजिए। ठीक है, विज्ञान का यहाँ पर आप मंगा लीजिए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी, भूगोल, इतिहास और विज्ञान पढ़ना है, जो कि हम इस चैनल पर भी ये सारे जो है कि टॉपिक आपको कवर करवा देंगे, जिनका शार्ट नोट हमारे पास एनसीईआरटी खुद पढ़ा हुआ रखा गया है। ठीक है, और देखिए लूसेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपके पास लूसेंट ज़रूर होता है। ठीक है, तो लूसेंट को भी आप यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बीपीएससी का पीवाईक्यू यानी कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन का ले लेना है। ठीक है, ये इतना चीज़ आप ले लीजिए। और फ्रेंड्स आपने ऊपर प्रूफ देखा होगा कि सारे जो है कि प्रश्न आपके एनसीईआरटी से बने थे। तो यहाँ पर देखिए अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो देखिए 80 + 40 की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यकीन मानिए, देखिए प्रूफ के साथ हम दिखा चुके हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही ये वीडियो नहीं बनाया गया है, बढ़िया तरीके से पढ़ा गया है, इसमें सालों की मेहनत है। ठीक है, तो तभी ये सब हमें यहाँ पर हम एनसीईआरटी देखिए पढ़े हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आप एक सीट पक्की कर पाइएगा, या तो वो पीआरटी हो, या तो वो 6 to 8 हो, या तो 9 to 10 हो, या तो 11, 12 हो, या तो टीजीटी हो, या तो पीजीटी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा है कि यह एनालिसिस आपकी जो है कि सफलता में जो है कि एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और कल का वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा। देखिए हम पीआरटी की ऐसे ही स्ट्रेटजी बताएंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स देखिए हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स देखिए नए साल में आपको एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, अगर आपका सपना है कि हम बिहार टीचर टीआरई 4.0 में जो है कि एक पद अपना हासिल कर पाएँ, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप इतना पढ़िए, आप एक सीट ज़रूर पक्की कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।